हेलो बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ? और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पूरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरा सब्जेक्ट है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, इस पूरे सब्जेक्ट को किस तरह से एक तरह से फॉर्मुलेट किया गया है कि आप उसको पढ़ो और उसको समझो। तो वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात कि यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा, राइट? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको समझने के लिए हम छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसको एक एक करके समझते जाएंगे। देन हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ, ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसको अलग, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है, और उस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मास्टर माइंड है, दैट इज कार्बन है। कार्बन की वजह से सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। अब अगर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों दिया गया, है ना? जब 1800 सेंचुरी के आसपास, जब साइंस डेवलप हो रहा था, जिस समय नए साइंटिस्ट जो थे नए नए रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या बोला कि कुछ तो वाइटल फोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में। वाइटल फोर्स मतलब ऐसा समझ लो, कोई दिव्य शक्ति है जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर्म होते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल हो गए या प्लांट्स हो गए, तो सिर्फ इनसे ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। हाँ, तो बर्जीलियस ने ऐसा बोला कि हम नहीं बना सकते, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर बना सकता है। किसके थ्रू? एनिमल के थ्रू या फिर प्लांट्स के थ्रू। तो इस वजह से हमने उसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही दे दिया कि ये ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ किया। ठीक है, गलत किसने प्रूफ किया? एफ वोलर ने। ओके, इन 1828 में ये पहले साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया था। और पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था? तुम्हारा अमोनिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट से उसको हीट किया, और उससे उन्होंने बनाया तुम्हारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड यूरिया। तो उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, इससे अमोनियम साइनेट से। तो ये एफ वॉलर का ये जो वर्क था, इसने प्रूव किया कि नहीं यार, हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर ही सिंथेसाइज कर सकता है या सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलता है। इवन इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा। अब इस चीज को और भी लोगों ने सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल कोल्बे, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने एसिटिक एसिड बनाया था। कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया था और बोला कि ठीक है, जब ये बना सकते हैं, कोल्बे भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, इसका मतलब पॉसिबल है। तो ये जो थ्योरी था कि नहीं, सिर्फ वाइटल फोर्स है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में, हाँ, सिर्फ नेचर ही बना सकता है, हम लोग एज ए लैब में नहीं बना सकते, इतना इजी नहीं है। तो वो थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया था वॉलर ने सबसे पहले, और बाकी के और भी लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते गए और नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते गए। ठीक है, तो इससे तो प्रूफ हो गया कि नहीं, हम लैब में भी बनाया जा सकता है।
तो ये बात हो गई, ये थोड़ा बहुत एक हिस्ट्री हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्यों उसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और कैसे कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था। तो ये एक अच्छा एक नॉलेज है, उसको कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, विच वन इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच वाज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो वो कौन सा था? यूरिया था। अब इसके बाद आते हैं, वापस से आते हैं कार्बन के ऊपर। यार देखो, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दैट्स ऑल अबाउट कार्बन। वो कार्बन के ऊपर ही है ना? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखोगे कार्बन होते हैं, ठीक है? तो ये कार्बन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, हाँ, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो वो जो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नोन है, या कार्बन इतने कंपाउंड्स बना सकता है, नए नए मॉलिक्यूल्स बना सकता है, वो है तुम्हारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है? तो हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देखो, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या होता है, हाँ? और क्यों इस वजह से कार्बन इज अ किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों क्यों किंग क्यों बना? देखो, कैटिनेशन का मतलब कैटिनेशन एक टर्म है जो कि कैटिना से डिराइव हुआ है। कैटिना कैसा टर्म है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है चेन। इसका मतलब होता है चेन। तो कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग करता है, मतलब खुद के एटम के साथ और अपने जैसे एटम्स के साथ लिंक कर सकता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है? ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ओके, तो सबसे पहले कि कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, ठीक है? इसका मतलब इसका मतलब क्या है? कैन लिंक विथ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। तो ये जनरली पी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है? अब देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक में, तो यहाँ पे जस्ट एक उसका ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है। हम बस इतना पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतना इजिली मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इजिली फॉर्म कर पाता है। तो सबसे पहले बोला गया है कार्बन जो है सेल्फ लिंक करता है, अपने साथ ऐसे लिंकिंग कर सकता है, और वो साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, राइट? तो एक तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड बोलने से अच्छा हम ये बोल सकते हैं, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और जैसे कि बताया कि ये सिर्फ अपने साथ ही नहीं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी लिंक कर सकता है। दूसरे एलिमेंट्स कैसे हो गए? फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरे एलिमेंट मतलब जैसे तुम्हारे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजेंस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि अपने साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर ही रहा है, वो दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दूसरे अपने तरह मतलब पी ब्लॉक के दूसरे एलिमेंट जो है उनके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो नए नए बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नए नए एलिमेंट्स के साथ, तो इसका मतलब है कि नए नए मॉलिक्यूल्स बना सकता है, ठीक है? तो ये किसका ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, तो ये भी एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी में है। इसके अलावा ये क्रॉस लिंक भी फॉर्म कर सकता है।
क्रॉस लिंकिंग मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन यहां से भी, यहां से भी, तो ये ब्रांचेस भी फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से ब्रांचेस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बन के पास बहुत सारा सोर्स है बॉन्ड फॉर्म करने का, इधर से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाँ, और किसी भी जो सिमिलर काइंड ऑफ तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए उनके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म्स कर सकता है मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ, और ये बॉन्ड काफी स्टेबल होते हैं। हाँ? ऐसे इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत तरह के मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कार्बन जो है, कार्बन इज अ मास्टर माइंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसके पास ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट हो पाया, इतना बड़ा हो पाया, और इस वजह से उसको एक अलग ब्रांच बनाना पड़ा हमें उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम देख सकते हो कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद आते हैं कि ठीक है भाई, चलो ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, फिर भी हम इसको क्यों पढ़े? ठीक है, मान लो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है ना? चलो ठीक है, बना लिया, तो हमें क्या, हमें क्या मतलब है, क्यों जरूरी है वो, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि चलो हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है? राइट, ये सोचोगे। अब देखो, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे लाइफ में? जब तक कोई चीज ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, तब तक हम उसको पढ़ते नहीं, है ना? उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं ये। ठीक है, अब देखो, अब अगर ह्यूमन बॉडी देखो, बाकी को हटा दो, सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी यार किससे मिलकर बनी है? तो हम बोलते हैं प्रोटीन्स है, बॉडी में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है ना? तो ये सारी चीजें हैं क्या? दिस इज नथिंग बट, क्या है तुम्हारा, सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाँ? प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फैट जो है लंबे लंबे कार्बन के चेन्स होते हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोमर्स, डाइमर, ठीक है, वो सारे क्या है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद जो विटामिन होते हैं वो भी क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जब जनरेशन टू जनरेशन हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो किसके थ्रू होती है? ऑब्वियसली बात है, सब डीएनए के थ्रू होती है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए, ये भी क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद अगर मेल और फीमेल में एक क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस किस वजह से आता है? सारे किसके वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन इज नथिंग बट प्रोटीन्स होते हैं। हाँ? तो हार्मोन क्या है तुम्हारा? वो भी बायोमोलिक्यूल्स है, डीएनए आरएनए बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम भी एक तरह के तुम्हारे प्रोटीन्स ही होते हैं, तो वो भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है, हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, जो कि बॉडी में ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो पूरी ह्यूमन बॉडी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा, अब जैसे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, है ना? तो जो वीडियो हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो विजिबल लाइट, जो लाइट तुम्हारे आंखों में पड़ रही है वीडियो देखते समय, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो तुम देख रहे हो, उसको नर्व इंपल्स में कौन कन्वर्ट करता है? एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको रेटिनल बोलते हैं हम लोग, जो तुम्हारे रेटिना में होता है। हाँ? बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रेटिना में होता है। ठीक है, तो ये क्या है,
दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज रेटिनल। अब ये नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर उसको ब्रेन तक भेजना है, इस सिग्नल को यार ब्रेन तक भेजना है कि यार ये हम देख रहे हैं, ताकि ब्रेन बता सके कि हम क्या देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेन के अंदर नर्वस सेल जो होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये तुम्हारा दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके। अब इसके अलावा अब जैसे हम डेली लाइफ में देखें, अपने डेली लाइफ में हम सुबह उठे, सुबह उठ के हम वॉशरूम में गए, तो वॉशरूम में हम क्या यूज करते हैं, टूथ टूथपेस्ट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें भी। उसके अलावा सोप यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। शैम्पू यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रश यूज करते हैं, प्लास्टिक से बना, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉशरूम से आते हैं, ठीक है, नाश्ता करते हैं, जो हम नाश्ता करते हैं, जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, दैट इज ऑल सब में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, इसके अलावा विटामिन, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम रेडी हुए, रेडी होने के लिए क्या, हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी फाइबर से बने होते हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेडी होके फिर हम स्कूल जाना है हमें, स्कूल जाने के लिए बस में बैठे, कार में बैठे, बाइक में बैठे, वो किससे चलता है, तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, अभी मान लो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा सर दर्द होने लगा, ठीक है, कि पसंद नहीं आ रहा है, सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके दौरान क्या है, तुम जाओगे कोई पैरासीटामोल खाओगे, तो पैरासीटामोल भी क्या है, जो तुम्हारा एक मेडिसिन है। अब मेडिसिन में क्या है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है तुम्हारा पैरासीटामोल में यही मॉलिक्यूल होता है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, हर तरफ हमारे जो नॉर्मल तुम्हारे लाइफ में हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे तुम देखे होगे, एलपीजी जब भी लीक होता है, सिलेंडर लीक होता है, तो वहां से एक बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, हाँ, तो वो क्या होता है, ये तुम्हारा टर्शरी ब्यूटाइल थायोल। तो एलपीजी में जनरली ये टर्शरी ब्यूटाइल थायोल जो है थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, ताकि इनकेस लीकेज हो, एलपीजी का खुद का कोई स्मेल नहीं होता है, बट इसको ऐड करने की वजह से तो लीकेज हुआ, तो लीकेज है, तो तुम पहचानोगे कैसे जब खुद का स्मेल नहीं है। तो इस वजह से उसमें ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, कि अगर लीकेज हो तो इसका बहुत ही गंदा स्मेल है, तो जो तुम स्मेल करते हो, जो एलपीजी का स्मेल है, दैट इज नथिंग बट टर्शरी ब्यूटाइल थायोल का। हाँ, इसके अलावा और भी लाइफ में बहुत जगह तुम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब तुमने देखा होगा वेल्डिंग मशीन में, जब वेल्डिंग करते समय गैस निकलती है, एकदम जब जलती हुई गैस निकलती है, वो एसिटिलीन है। हाँ? तो सैनिटाइजर सैनिटाइजर में तुम्हारा आइसोप्रोपेनॉल यूज होता है, ठीक है, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो उसमें ये आइसोप्रोपेनॉल यूज होता है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मीथेन का देख लो, मीथेन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड हर तरफ है। अब जब हर तरफ है, तो यार उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसको समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे, तब हम उसको अपने हिसाब से ढाल पाएंगे, ठीक है, हम उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, कि नहीं यार, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमें थोड़ी चेंज करनी है। तो जब तक हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं समझ पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे, हम उसको चेंजेस कैसे कर पाएंगे। तो जब हम उसको चेंजेस कर पाएंगे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को थ्रू रिसर्च, तभी हम अपने काम में यूज लेकर आ पाएंगे, ठीक है।
तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि हर जगह यूज होता है। पूरी पूरी जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरी क्यों और पढ़ाते क्यों है। अब हम आते हैं ये पहले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नाम है, किसी किसी बुक में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से होता है, किसी किसी बुक में तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से होता है। तो नाम अलग अलग है, लेकिन पढ़ाया सेम चीज ही जाता है। अब देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से क्यों स्टार्ट किया गया? अब देखो, जैसे कि मैं तुम्हें कोई नॉवेल दूं, किसी बच्चे को एक नॉवेल दूं और बोलूं कि यार ये इसमें जो स्टोरी है उसको पढ़ के आओ और मेरे को समझाओ। तो बच्चा अगर मान लो उसने एबीसीडी पढ़ाई नहीं है ना, उसको एबीसीडी भी नहीं पता है, उसको ग्रामर भी नहीं पता है, तो फिर वो नॉवेल भी नहीं पढ़ पाएगा, वो एक शब्द नहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा। राइट, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको एबीसीडी पढ़ाते हैं, देन ग्रामर पढ़ाते हैं, बेसिक चीजें पढ़ाते हैं। देन उसके बाद वो इंग्लिश पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, हमें बता सकता है। सेम चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो इसलिए वो जो पूरा एबीसीडी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एबीसीडी है, वो इसी चैप्टर में छिपा हुआ है। हाँ, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब अगर हम उस एबीसीडी को पढ़ लिया, उस ग्रामर को पढ़ लिया, तो हमें बाकी चीजें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अगर तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से रेडी है, तो तुम बाकी चैप्टर को बहुत इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर कंटिन्यू हो जाएगा 12th क्लास में। तो पहला जो बेसिक चीज है वो 11th क्लास में बताई जाती है। अभी कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो 11th में अच्छे से पढ़े नहीं है, तो उनको 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारा बेसिक तो इधर ही था। तो जब तुम्हें बेसिक ही नहीं समझ में आएगा, तो तुम्हें आगे का चैप्टर क्यों समझ में आएगा? राइट, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इसके तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें आज हम लोग सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ जाता है कि यहाँ ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिवाइड करोगे, राइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे डिवाइड करोगे। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत इजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो पार्ट में। पहला जो है बोला गया उसको एलिफैटिक या एसाइक्लिक। एक्चुअली एलिफैटिक कहना सही नहीं होगा, बिकॉज साइक्लिक मॉलिक्यूल भी तुम्हारे हो सकते हैं इधर। तो यहाँ पे बेसिकली बोलेंगे एसाइक्लिक। तो पहला क्लासिफिकेशन है ये एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब सिंपल, जो कि तुम्हारे स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट या ब्रांच चेन हो, जिसमें ऐसे साइकिल ना हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा इथेन हो गया, है ना, ठीक है, प्रोपेन हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि ऐसे ओपन चेन हो या ब्रांच चेन हो, जिसमें ऐसा साइकिल ना हो, मतलब लिंक ना हो आपस में। ठीक है,
अब साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक में फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, हाँ, और ये तुम्हारा इस तरह का साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ये साइक्लिक। अब यहाँ पे साइक्लिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, साइक्लिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब ऐसा है कि जो भी तुम्हारा एक साइकिल बन रहा है, एक कंप्लीट जो साइकिल बन रहा है, उसमें के सारे जो मेंबर्स होंगे वो सब कार्बन के होंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन हो गया एक तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया कि साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखो ये जो साइकिल बना है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन है। सारे के सारे क्या है, कार्बन है, राइट। उसी तरह बेंजीन हो गया तुम्हारा, इसमें भी सब क्या है, कार्बन से, होमोसाइक्लिक। एक और एग्जांपल ये बताना है, ये भी होमोसाइक्लिक है। हो, अब कोई कंफ्यूज हो सकता है, सर इसमें तो ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है साइकिल के बाहर है। हमें ये देखना है कि साइकिल किससे बना हुआ है। तो ये साइकिल है, 6 लोगों से बना हुआ है, 6 के 6 क्या है, सारे के सारे कार्बन से। तो जो साइकिल के जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो सिर्फ एक ही एटम के हो, सब एक ही एटम हो, एक जैसे, तो हम उसको बोलते हैं, वहां पे हम उसको होमोसाइक्लिक शब्द यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो वहां पे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक यूज करेंगे। अब हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल देखो, ये पिरिडीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैसा हो गया, पिरिडीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब 6 लोगों से मिलकर बना हुआ एक रिंग है। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे कार्बन है। तो ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। बट यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो साइकिल में एक जो कनेक्शन है वो नाइट्रोजन का है, बाकी सारे के सारे कार्बन के। तो दो टाइप के एटम हो गए, कार्बन है, नाइट्रोजन। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द यूज करेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक यूज करेंगे। करेक्ट, ये हो गया। अब यार होमोसाइक्लिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया, पहला जो था तुम्हारा पहला था तुम्हारा एरोमेटिक, एरोमेटिक। दूसरा था नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब इसमें एरोमेटिक का मतलब क्या है, देखो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसको अभी जस्ट हम यहाँ पे देख के छोड़ देंगे। ये हम लोग एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एरोमेटिक जो है, एक एग्जांपल इसका दे दे रहा हूँ। बेंजीन एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, राइट। अब कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ चुके होंगे एरोमेटिक, वो समझ जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक में हो गया तुम्हारे से सिंपली साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, ये हो गया। अब एरोमेटिक में भी दो चीजें होती है, इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी। एक होगा तुम्हारा बेंजेनॉइड, एक होगा तुम्हारा नॉन बेंजीनॉइड। मतलब बेंजोनाइड का मतलब जो बेंजीन जैसा ही होगा,
सारा या बेंजीन का डिराइव्ड होगा, बेंजीन जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एक तो खुद बेंजीन हो गया, एक तुम्हारा नेप्थलीन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिनॉल हो गया, इस तरह के स्ट्रक्चर। यहाँ बेंजीन है, यहाँ सब में क्या है, कॉमन जो है बेंजीन है। ओके, बेंजीन स्ट्रक्चर कॉमन है सबके अंदर। अब दूसरा नॉन बेंजोनाइड की बात करें, तो नॉन बेंजोनाइड में तुम्हारा आ जाता है, यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूं। देखो यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग है, तो 7 मेंबर्ड रिंग है, इसका मतलब बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, राइट। 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 7 बनाया मैंने। तो ये तुम्हारा हो गया एक तरह का नॉन बेंजोनाइड। ये बेंजीन जैसा दिख रहा है लेकिन बेंजीन है नहीं, इसमें कोई भी कॉमन रिंग नहीं है बेंजीन की, ना इस साइड में ना इस साइड में। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, सॉरी ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, बट इसमें बेंजीन जैसा कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि इन सब में है, ठीक है। तो ये बेंजोनाइड हो गया, नॉन बेंजोनाइड हो गया, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक में, ये पहले ही बता चुका है, तो एरोमेटिक था, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में मैंने बताया बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, ठीक है। तो नॉन बेंजोनाइड का एग्जांपल एक बता दिया, बेंजोनाइड का एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोसाइकल में। तो हेट्रोसाइकल में भी दो होते हैं तुम्हारे, एक होगा तुम्हारा एरोमेटिक और एक होगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है, जैसे कि पिरिडीन जो वहां पे बना है, वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर ही है, हाँ? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये पाइरोल है, ठीक है। इसके अलावा थायोफिन हो सकता है, बहुत सारे हैं। हाँ, ऐसे दो दो चार एग्जांपल दे दिया। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे कार्बन के अलावा सल्फर है, इसलिए हेट्रोसाइकिल है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। नॉन एरोमेटिक में कोई भी एग्जांपल ले लो, ये हो गया। इसके अलावा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन करके, टीएचएफ करके एक एग्जांपल है, ये हो गया। तो ये सब एग्जांपल हो गए इसके। है हेट्रोसाइक्लिक, मतलब उसमें नाइट्रोजन एंड कार्बन है या ऑक्सीजन एंड कार्बन है, बट यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। एरोमेटिसिटी नहीं है। तो ये तुम्हारा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो अगर एग्जाम एग्जाम में आता है तुम्हें, तो इसी तरह से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये दो पार्ट में हो गया, ए साइक्लिक यहीं पे रुक गया, हाँ, जहाँ पे कोई ऐसा साइकिल जैसा नहीं है, वो रिंग फॉर्म में नहीं है। साइक्लिक में आ गया, वो क्या है, रिंग फॉर्म में है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब इसमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक को भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अब एरोमेटिक में भी बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक में कोई कोई दूसरा फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये, अब इसके अलावा हेट्रोसाइकल में है, तो हेट्रोसाइकल में भी दो हो गए यार, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में ये दिखा दिया, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक के। नॉन एरोमेटिक में कुछ एग्जांपल्स होगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर जगह पूछता नहीं है। बेसिकली नीट और जेई वगैरह में तो कहीं नहीं पूछता है। हाँ, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से पूछ सकता है कि क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये फुल तुम्हारा इसके बारे में, ठीक है, एक इंट्रो टाइप का था। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके अलावा और पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में, राइट। अब देखो मैंने जैसे बताया कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, बहुत सारे, मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, नोन है, कई सारे अननोन है, कुछ अभी तक बनाए नहीं है, जो कभी ना कभी बनाए जाएंगे। डेली नए नए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते रहते हैं लेबोरेटरीज में। तो अब तुम सोचो, क्या हम हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, या उसका कुछ एक नेम अगर हम बोले, ठीक है, कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एक नाम दे दिया, लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, है ना, इथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, तो हमने कुछ कंपाउंड्स के नाम दे दिए, तो क्या हम सारे कंपाउंड्स के नाम याद रख सकते हैं? तो बोलोगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के नाम कैसे याद रख सकते हैं? तो उस वजह से, ठीक है, हम एक सेट ऑफ रूल हमने डिराइव किया कि नहीं, ठीक है, हम कॉमन नेम नहीं, याद करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या, नामुमकिन जैसा है, तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, एक रूल्स को हम याद कर लेंगे, उस रूल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है, ये जो पहला चैप्टर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद हम बोलते हैं कि नहीं, और भी बेसिक चीजें क्या क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, है ना, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें बनती हैं रिएक्शन के बीच में, उनको हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं, तो उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, तो इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी, जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, उसमें बेसिकली हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे हम लोग उसको टॉपिक वाइज कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। अब इसके बाद देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, उसको कैसे डिवाइड किया गया। ठीक है, किसी ने बोला यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम कैसे, कैसे हम बच्चों को हर एक चीज समझाएंगे, तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो जो सबसे अच्छे जो तरीका डिराइव किया गया, वो बोला गया कि यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जनरली बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इवन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, जनरली बहुत स्ट्रांग होता है। जब बहुत स्ट्रांग है तो वो जल्दी ना ब्रेक नहीं होते वो जनरली, ठीक है, और इनएक्टिव काइंड ऑफ रहते हैं, वो ज्यादा किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो मेन पार्टिसिपेशन होता है वो एस इनका हो जाता है, कुछ ऐसे जो कार्बन और हाइड्रोजन से हटके हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल का जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इनके वजह से आती है, क्योंकि ये सब तो इनएक्टिव पार्ट हो गए, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ये सब, राइट, सब कुछ इनके वजह से होता है, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, और ऑक्सीजन थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये कुछ चेंजेस लाता है मॉलिक्यूल के अंदर, और उसके वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज होती है ना, उसके वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है कि वो ऐसा बिहेव करेगा या वो वैसा बिहेव करेगा। तो इन इन तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्या हुआ कि बोला गया कि ठीक है, जब सारा प्रॉपर्टी जो है फंक्शनल ग्रुप की वजह से पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, एक ऐसा समझ लो कि दिस इज द ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल, सब कुछ यही डिसाइड करता है
इन जनरल या 90% से ज्यादा चीजें यही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप, अब जैसे ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ प्रॉपर्टी हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो मिथेनॉल हो गया। अब ये दोनों मॉलिक्यूल में सिमिलरिटी क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप। और जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से आती है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ऐसा हमने बताया अभी कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से आती है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, राइट? क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है। बाकी का उसका बॉडी अलग है, लेकिन बाकी की बॉडी जो है उतना एक्टिव नहीं है। मेन जो एक्टिव कौन है वो यही है। तो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम टाइप का उनकी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। तो वो लगे ठीक है। तो मौलिक जो हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको इसी तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे? ऑन द फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है। तो इसलिए जब तुम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही डिराइव किया गया। तो पहला जो चैप्टर है जो आज हमने स्टार्ट किया है वो तुम्हारा जेओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरा चैप्टर देखो क्या है। अब हम बोले ठीक है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होंगे। मान लो फंक्शनल ग्रुप हुए ही नहीं, राइट? जैसे कि तुम्हारा इथेन, हाँ, मिथेन, या फिर तुम्हारा प्रोपेन, कुछ भी ले लो ऐसा। इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इथीन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है कुछ भी इस तरह का। तो बोले ठीक है, तो हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे। तो उनको हमने हाइड्रोकार्बन में रख दिया। उनको हमने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो दूसरा चैप्टर इस तरह से डिराइव किया गया, उस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया। तो ये जो तुम्हारे दो चैप्टर हैं ये तुम्हारे 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है जब 12th क्लास में जाते हैं तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? अब चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है जो तुम 12th में देखोगे तो वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरिन्स, मतलब वहां पे जनरली तुम्हारा कोई एक्स हेलोजन आ जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा के कोई तुम हेलोजन लगा दो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना, जिसमें OH ग्रुप जो है, एल्कोहल एंड फिनॉल में OH ग्रुप है, एज अ फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। एंड देन उसके बाद जाओगे तो वो क्या रहेगा तुम्हारा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाता है। ठीक है। कौन सा? इस तरह की। तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या किया? चैप्टर्स को डिवाइड किया। अब चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? ठीक है, डिवाइड तो कर दिया, अब क्या पढ़ेंगे? तो बोला गया ठीक है सबसे पहले फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो बेसिकली 3 से 4 चीजें पढ़ाई जाती है। पहला है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हेलो एल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है। अब तुम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर। तो उस तरह से स्ट्रक्चर जो और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हर चैप्टर के, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जो है उसी पे डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर तो ये छोटा टॉपिक होता है। उसके बाद पढ़ते हैं सिंथेसिस। अब भाई जैसे हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है, कैसे उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ लिया तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना? कैसे चेंजेस होता है मॉलिक्यूल में, अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, ठीक है, तो क्या उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, एंड उसका वाटर में सॉलिबिलिटी कैसा होगा। तो बेसिकली ये 3 चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट,
बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसके बाद जो एक, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है, मेन तुम्हारा ये है। एंड देन इसके बाद है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि यार ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये जो हेलो एल्केन है, देखो पहले हमने पढ़ा है सिंथेसिस कैसे होगा हेलो एल्केन का, फिर हेलो एल्केन किसी दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, है ना, तुम्हारा बाकी मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। तो उसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक जो लास्ट है उस पर ज्यादा सवाल तो नहीं पूछते हैं, बट कभी कभी पूछ देते हैं, उसके यूजेस, उसका यूज क्या है। हेलो एल्केन्स हम भाई पढ़ रहे हैं तो हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है उसका, है ना। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें उसका यूज पता होना चाहिए, अदरवाइज हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जनरली हम हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी एक आध सवाल पूछ देता है। और बहुत छोटा टॉपिक है, एक पैराग्राफ का जनरली होता है। तो ये तुम्हारा मेन क्या हुआ, सिंथेसिस। हाँ, मेथड ऑफ सिंथेसिस, या उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं, कई अलग अलग टॉपिक के नाम से हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, इस पे एक आध सवाल पूछता है हर साल। और एक हुआ केमिकल प्रॉपर्टी, कि वो कैसे रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, या वाटर के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, मेटल के साथ। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो ये सारा का सारा इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो, हमें पढ़ाने में आसानी हो, तुम्हें समझने में आसानी हो, और हमें समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो जब ये तुम सब एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ लोगे, ठीक है, तो आगे फर्दर उसको कंटिन्यू कर पाओगे, उसमें रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू।